विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली, हाजिर हूं प्रहार लेकर। और प्रहार में आज हम जिन खबरों की बात करने वाले हैं, जिन खबरों का विश्लेषण करने वाले हैं, वो खबरें कौन सी हैं पहले आप ये जान लीजिए। प्रहार में आज हम सबसे पहले बात करेंगे दुश्मन देश पाकिस्तान की। पाकिस्तान कंगाल है, भिखारी है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भी स्वीकार कर लिया है, कबूल कर लिया है कि पाकिस्तान कई देशों से भीख मांगता है और अब उसके मित्र देश भी ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान उनसे भीख मांगे। तो क्या पाकिस्तान की मदद करने वाले देश भी पाकिस्तान को भीख देने से इनकार करने लगे हैं? क्या इसके पीछे की पूरी कहानी समझाएंगे आपको। इसके बाद बात करेंगे प्यार का इजहार करने के बाद बिहार में मचे सियासी ड्रामे की, जिसमें आज जयचंद की भी एंट्री हो गई। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप ने आज कई ट्वीट कर नया सियासी राग छेड़ दिया। और अब बिहार में जयचंद कौन है, इसको लेकर जेडीयू से लेकर बीजेपी तक बहस छिड़ी हुई है। आखिर कौन है बीजेपी का ये की ओर से लगाए गए आरोप में जयचंद? जेडीयू के लोग भी सवाल पूछ रहे हैं, आरजेडी के लोग भी सवाल पूछ रहे हैं, कौन है जयचंद, बताएंगे आपको आगे। इसके बाद बात करेंगे अंत में दिल्ली टू तेलंगाना कुर्बानी पर मचे कोहराम की। बकरीद के मौके पर होने वाली कुर्बानी को लेकर आम लोगों से लेकर संत समाज तक गुस्से में है, आक्रोशित है। कहीं पर यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया है तो कई प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ऐसे में बकरीद पर बवाल की इनसाइड स्टोरी क्या है वो भी समझाएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान भिखारी है, कंगाल है, कई देशों के सामने हाथ फैलाता रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान के पीएम की ओर से ही कबूल लिया गया कि जी हां, हम भीख मांगते हैं, लेकिन बाकी देशों को ये मंजूर नहीं है। They no more expect that we go there with a begging bowl. I am the last person, along with Field Marshal Saeed Asim Munir, to carry this burden anymore on my shoulders. तो IMF हो या फिर कई देश, कहीं ऐसी जगह नहीं बची है जहां पे पाकिस्तान के पीएम ने या पाकिस्तान की हुकूमत ने भीख मांगने की कोशिश ना की हो। कई जगहों से भीख मिल भी गई, कई जगह से कर्जा मिल भी गया। लेकिन अब शहबाज शरीफ इससे उकता गए हैं और खुद ही ये स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ जी, हम भीख मांगते हैं। लेकिन अब मित्र देशों को, जो देश अब तक भीख देते रहे हैं, वो भी अब हमसे परेशान हो गए हैं, उकता गए हैं और अब वो भी ये नहीं चाहते कि हम उनसे भीख मांगे। शहबाज शरीफ ने खुद अपने संबोधन में स्वीकार किया है कि पाकिस्तान के आर्थिक हालात कितने खराब हो चले हैं। उनकी ओर से यह भी कहा गया कि दरअसल पाकिस्तान से अब जो बाकी देश हैं वो ये उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान स्वास्थ्य शिक्षा के मुद्दे पर बात करे, ट्रेडिंग करे, बिजनेस करे, बस भीख ना मांगे। तो शहबाज शरीफ ने यहाँ पर खुद रो रो करके अपने देश की आर्थिक हालत की यहाँ पर कहानी बयां की है। साथ ही यहाँ पर यह भी कहा है कि जो मित्र देश है, हालांकि अगर बात की जाए तो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा कर्जा चीन ने दे रखा है, लेकिन चीन के अलावा कई देश ऐसे भी हैं जिनकी ओर से पाकिस्तान को कर्जा दिया गया है। यानी कि अब भीख की जो उम्मीद थी पाकिस्तान को, वो भी यहाँ पर खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। खुद शहबाज शरीफ, जो कि पाकिस्तान के पीएम हैं, उनकी ओर से बड़ा कबूलनामा सामने आया है। सेना के कार्यक्रम में शहबाज शरीफ ने बयान दिया और ये कहा, दरअसल हालांकि कबूल कर लिया, यहाँ पे साफ साफ कबूल कर लिया कि पाक की भीख मांगने की जो बात है वो सच है। हाँ, हम भीख मांगते हैं, लेकिन मित्र देश ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान कटोरा लेकर के सामने आए। मैं और असीम मुनीर ऐसा करने वाले आखिरी व्यक्ति हैं, यानी कि वो हो चाहे असीम मुनीर हो, दोनों ही अब भीख मांगते मांगते परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं। अंतिम व्यक्ति है जो भीख मांग रहे हैं। और क्या कुछ कहा गया शहबाज शरीफ की ओर से, सुनवाते हैं आपको। Is the most time-tested friend of Pakistan. Saudi Arabia is one of the most reliable, trustworthy friend of Pakistan, and so are others, Turkey, Qatar, UAE. But let me make this point abundantly clear. They expect us now to engage them in trade, in commerce, innovation, research and development, education, health,
investments in profitable ventures, mutually beneficial. And they no more expect that we go there with a begging bowl. And I am the last person, along with Field Marshal Saeed Asim Munir, to carry this burden anymore on my shoulder. तो शहबाज शरीफ को सुना आपने, जो कल तक बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो आज खुद ये कह रहे कि दरअसल हम भीख तो मांगते हैं लेकिन अब भीख देने को भी कोई तैयार नहीं है। लेकिन बड़ी बातें क्या है जरा वो भी जान लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की हालत और खराब हो गई है, क्योंकि पहले भूखे थे, अब पानी भी नहीं मिल रहा, हालत ज्यादा खराब हो गई है। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से लोन लेने की मांग की थी। IMF से भी $1.4 बिलियन का लोन यहां पर मिल चुका है। चीन ने भी इधर $3.7 अरब का कर्ज देने का आश्वासन दिया है और अभी और लोन लेने की यहां पर योजना बनाई जा रही है पाकिस्तान की ओर से। भारत से पिटने के बाद दुनिया में पाकिस्तान ने भीख मांगी है, कई जगहों पे मांग कर डाली है, कई जगहों पे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि रणनीति बनाई जा रही है और कई जगहों पे अपील पहले की जा चुकी है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने 4 देशों की यात्रा की थी। तुर्की, ईरान, अजरबैजान, तजाकिस्तान का यहां पर दौरा किया था और दुनिया में घूम घूम कर यहां पर भारत से बचने के लिए भीख यहां पर मांगी गई थी और यह कहा गया था कि जनाब भारत हम पे अटैक कर रहा है, हम पे हमले कर रहा है, हमें पैसे चाहिए, हमें भीख चाहिए। तो कई देशों का दौरा करने के साथ साथ पाकिस्तान की ओर से कर्जा मांगा गया था, भीख मांगी गई थी। लेकिन यहाँ पे देखिए किस तरीके से शहबाज शरीफ, जो कि खुद ये कह रहे हैं कि मैं और असीम मुनीर आखिरी व्यक्ति हैं पाकिस्तान की ओर से जो कि भीख मांग रहे हैं, क्योंकि जो देश कल तक भीख देते थे, आतंकवाद बढ़ाने के नाम पर बैक सपोर्ट करते थे, वो भी अब परेशान हो गए हैं, उकता गए हैं और अब वो भी कह रहे हैं दरअसल कि आप हमारे पास कटोरा लेकर के मत आइए, बिजनेस भले करना हो तो करिए, हेल्प लीजिए, लेकिन बिजनेस के मामले में लीजिए, भीख मत मांगिए। और यही वजह है कि अब जिस तरीके से शरीफ की ओर से कहा जा रहा है, दरअसल क्योंकि कर्जे की मार तो वहां पर है ही, 24 बार IMF से लोन ले चुका है पाकिस्तान, ये सभी जानते हैं। कई देश ऐसे हैं जो पहले लोन दे चुके, अब देने को तैयार भी नहीं है। इस बीच कुल कर्जा क्या है जरा वो भी जान लीजिए। 21.6 लाख करोड़ का कुल कर्जा है पाकिस्तान के ऊपर, बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट। 7.3 लाख करोड़ विदेशी कर्जा है यहाँ पे, जहां पे विदेशी धरती से कर्जा लिया गया है। 14.3 लाख करोड़ रुपए घरेलू कर्जा। घरेलू कर्जा मतलब ये कि इस राज्य से उस राज्य, उस राज्य से इस राज्य, इस विभाग से उस विभाग, करते करते कर्जा देश में इतना बढ़ गया। 67% GDP का कुल यहाँ पर जो है कर्जा दिखाई दे रहा है। जरा सोचिए कि GDP कितनी है, उस पर कर्जा कितना है। और यही वजह है कि पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू रही है और इस आसमान छूती महंगाई के बीच शहबाज शरीफ एक बार फिर से महंगाई का यहाँ पर रोना रो रहे हैं। हालांकि इस बीच बड़ी बात दरअसल ये है कि जो चीन कल तक बैकअप करता था, कल तक जो देश सऊदी अरब के देश जो इस्लामिक सेंट्रिक कंट्रीज हैं, जो अब हेल्प करती थी अब तक पाकिस्तान को, वो भी अपने हाथ खींच रही हैं, क्योंकि वो भी ये बात जानती है कि जो कर्जा हम दे रहे हैं वो वापस मिलने वाला नहीं है, तो आखिर कब तक कर्जा देते रहेंगे। इसमें शहबाज शरीफ पिट चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद और अब वहां पे हालात और खराब हो गए हैं और यही वजह है कि अब खुल करके उनका कबूलनामा सामने आ गया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको इससे जुड़ी हुई। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाली, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया था। ठीक किया कि नहीं किया? ठीक किया कि नहीं किया? आप खुश हैं? आपके आशीर्वाद है ना? भारत के प्रधानमंत्री ने साल 2019 में ही पाकिस्तान की सच्चाई बता दी थी, बता दिया था कि कैसे पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है, बता दिया था कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को कटोरा लेकर दुनिया में दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन बस फर्क इतना है कि उस समय कंगाल पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान था और अब शहबाज शरीफ। हालांकि तब से अब तक समय बदला, हालात बदले, सियासत बदली, लेकिन जो नहीं बदला वो है पाकिस्तान की आदत। वो कहते हैं ना, सच्चाई जुबान पर आ ही जाती है और कुछ ऐसा ही हुआ है पाकिस्तान के साथ, जिसके प्रधानमंत्री खुद कटोरा लेकर दुनिया में घूमने की बात कबूल कर रहे हैं, देशों के नाम गिनवा रहे हैं और बता रहे हैं कि वो अब तक भीख मांगते मांगते थक चुके हैं। अब पाकिस्तान के मित्र देश भी पाकिस्तान से हाथ खींच रहे हैं, कटोरे में भीख देने को तैयार नहीं है। They no more expect that we go there with a begging bowl. I am the last person, along with
Field Marshal Saeed Asim Munir to carry this burden anymore on my shoulder. वैसे तो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की भीख मांगने की आदत है, लेकिन जब खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ही कबूल कर ले तो सोचिए कि हालात क्या होंगे। सच तो ये है कि पाकिस्तान अब इसी भीख के भरोसे पल रहा है। पाकिस्तान ने दुनिया भर की तमाम कर्ज देने वाली संस्थाओं से लोन ले रखा है, जिसमें वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF के अलावा चीन और सऊदी अरब जैसे कई देश भी शामिल हैं। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा कर्ज तो चीन ने ही दे रखा है और IMF से मिलने वाले लोन के भरोसे ही पूरा देश चल रहा है। पाकिस्तान की बदतर हालात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वहां महंगाई दर 38% पहुंच चुकी है। खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। पाकिस्तान में चना दाल 380 रुपए किलो है, खाने का तेल 1 लीटर 500 रुपए का, बेसन 195 रुपए किलो, चीनी 175 रुपए किलो, दूध 150 रुपए लीटर, टमाटर 80 रुपए किलो और सेब 500 रुपए किलो तक बिक रहा है। इन बिगड़े हालातों में पाकिस्तान के लिए सबसे बेशर्मी वाली बात तो ये है कि भीख मांगने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। महंगाई चाहे जितनी बढ़ गई हो, लेकिन भीख मांग मांग कर आतंकियों को खैरात में बांटा जा रहा है। हालांकि शहबाज का कबूलनामा कोई नया नहीं है। दुनिया भर में पाकिस्तान पहले से ही भिखारियों के नाम से मशहूर है। जानकारी के मुताबिक पिछले 3 साल में पाकिस्तान से 50,000 भिखारी विदेश गए। कई देशों ने 5,400 पाकिस्तानी भिखारियों को खदेड़ दिया। सऊदी अरब, इराक और UAE ने पाक के भिखारियों को निकाल दिया। 2024 में सऊदी अरब ने 4,498 पाकिस्तानी भिखारियों को निकाल बाहर फेंका। UAE ने भी 2024 में 49 पाकिस्तानी भिखारियों को निकाल डाला। इसी साल कई देशों ने 600 से ज्यादा भिखारियों को निकाल बाहर फेंका। यानी मतलब साफ है कि एक तो पाकिस्तान में कंगाली है, तो वही दूसरी ओर मित्र देशों से मिलने वाली भीख भी अब नहीं मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान का क्रेडिट ही अब खराब हो चुका है। इसका नतीजा ये होगा कि अब जो कटोरा शहबाज के हाथ में रहता था वो भी अब खाली हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पाकिस्तान की महंगाई ने पाकिस्तान की हुकूमत की नाक में दम कर रखा है, तो पाकिस्तान के भिखारियों ने अलग अलग देशों में जाकर के वहां के लोगों की नाक में दम कर रखा है। और यही वजह है कि वहां से भिखारियों को ढूंढ ढूंढ के निकाला जा रहा है, डिपोर्ट किया जा रहा है, पाकिस्तान वापस भेजा जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की हालत किस कदर खराब है, जरा ये भी जान लीजिए। अब पाकिस्तान खुलकर रो रहा है और रोने की वजह दरअसल भारत की ओर से वो वाटर स्ट्राइक, जिसके बाद पाकिस्तान अब बौखलाया हुआ है। दरअसल जल संधि सस्पेंड होने के बाद से पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। जहां भी जा रहे हैं वहां ट्रीटी का राग अलापने शुरू कर दे रहे हैं। शहबाज ने वैश्विक मंच से भारत पे आरोप लगाया था कि भारत के कदम को एक तरफा और अवैध रूप से बताया था। भारत पानी को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, ये शहबाज ने कहा था। और ये कहा था कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिस तरीके से अपनी बात रखी थी, लेकिन अब भारत की ओर से भी पाकिस्तान की पोल खोली जा रही है। पाकिस्तान खुद आतंकवाद के जरिए संधि का उल्लंघन कर रहा है, ये भारत की ओर से जवाब दिया गया। अब ये कहना बंद होना चाहिए कि भारत ने संधि को तोड़ा है। दरअसल सही मायने में संधि को सद्भावना और मित्रता से संपन्न किया गया था, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद को पनपाया गया, पाला गया, पोसा गया और पड़ोसी देश को परेशान करने के लिए आतंकवाद को बढ़ाया गया, इसके बाद भारत की ओर से स्ट्राइक की गई। और यही वजह कि जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से अलग अलग देशों में जाकर रोया जा रहा है, महंगाई कोरोना रोया जा रहा है, कर्जा मांगा जा रहा है, तो वही भारतीय सांसदों की ओर से उनकी पोल खोली जा रही है। लोगों को बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का चरित्र कैसा है, चाल कैसी है और काम किस तरीके का है। कीर्तिवर्धन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, दिखाते हैं आपको। The basis of that treaty is goodwill and neighborly relations and a spirit of cooperation. These three words are mentioned clearly in the preamble. लेकिन आज goodwill कहाँ है? आज neighborly relations कहाँ है? अब इतने साल से तो हम लोगों को हमला कर रहे हैं, हमारे innocent लोगों को मार रहे हैं, कश्मीरी पंडित्स को वहाँ से मार के भगा दिया गया। अब उसके बाद जहाँ तक कोऑपरेशन की बात है, जब हम लोग अपने सतलज, रवि और ब्यास में अपनी डैम को साफ करने की बात करते हैं, तो ये लोग वर्ल्ड बैंक में चले आते हैं, स्टॉल कर देते हैं। तो वेयर इज द कोऑपरेशन? सो वेयर डज दिस ट्रीटी स्टैंड? when you are not agreeing with the preamble itself, वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग ट्रीटी को
अवेयर से डाल के हम लोग टीटी के साथ इन्वेस्टर्स करें। हमारा तो कहना है कि टीटी को तो उन लोगों ने तोड़ दिया बाय कैरिंग आउट दीज एक्ट्स ऑफ। तो कीर्तिवर्धन सिंह को सुना आपने, लेकिन न सिर्फ कीर्तिवर्धन सिंह बल्कि देश के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के सांसद विदेशों में जाकर के पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। पाकिस्तान चाहे जितना रोए, चीखे, चिल्लाए, आरोप लगाए, लेकिन पीएम मोदी की ओर से साफ साफ ये कह दिया गया है कि पानी और खून दोनों एक साथ नहीं बहेंगे। अब पानी पाकिस्तान के हक में नहीं बहेगा, अब पाकिस्तान बूंद बूंद पानी को तरसेगा और भारत की ओर से पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक्सपोज किया जाएगा। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको इससे जुड़ी हुई। अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पहले तो भारत ने उसके घर में घुसकर मारा, उसके पाले पोसे आतंकियों के अड्डों को तबाह कर दिया, 11 एयरबेस पर करारा हमला किया और अब उसी तबाही की गवाही सामने आ रही है। अब भारत के सीडीएस अनिल चौहान ने एक बार फिर पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने रख दिया है। बता दिया है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 300 किलोमीटर अंदर जाकर घुसकर मारा है। सीडीएस के इस बयान से साफ है कि लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, सियालकोट, डेरा गाजी खान और यहां तक कि पाकिस्तान का अहम सैन्य केंद्र झंग और सरगोधा भी भारत की हवाई मारक क्षमता की जद में थे। इन सभी इलाकों में या तो एयरबेस मौजूद है या फिर रणनीतिक सैनिक ठिकाने जिन्हें भारत ने टारगेट किया था। सीडीएस ने अपने बयान में यह भी कह दिया कि भारतीय सेना ने यह पराक्रम पाकिस्तान के एयर डिफेंस के होने के बावजूद दिखाया है। मतलब पाकिस्तान का चीनी कबाड़ एयर डिफेंस सिस्टम और एयर सर्विलांस को भारत ने न केवल नाकाम किया बल्कि ध्वस्त करके रख दिया। पाकिस्तान किस कदर अपने घुटनों पर आया ये तो दुनिया जानती है, लेकिन अब आगे के लिए भी भारत की लाइन क्लियर है। सीडीएस ने कहा कि ये भारत का नया रुख है जो आतंकवाद के प्रति सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता बल्कि नीति, नियत और निर्णायक जवाब के साथ ही पहले संदेश देता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत पिछले 20 सालों से प्रॉक्सी वॉर का सामना कर रहा है। पाकिस्तान आतंकियों का इस्तेमाल कर भारत को अस्थिर करने की कोशिश करता रहा है, लेकिन अब भारत ने पहली बार ये बता दिया है कि सीमा पार से प्रॉक्सी वॉर की कीमत अब पाकिस्तान को अपनी सीमा के भीतर चुकानी होगी। पीएम मोदी भी पहले ही साफ कर चुके हैं कि ये नया भारत है जो अपने दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है और भारत के खिलाफ साजिश रचने के साथ साथ दहशत फैलाने की कोशिश करने का नतीजा तो आतंकिस्तान पहले ही देख चुका है। जिस पाकिस्तानी सेना की छत्र छाया में आतंकी खुद को सुरक्षित मानते थे, हमारी सेनाओं ने एक ही झटके में उनको भी घुटनों पर ला दिया। हालांकि पाकिस्तान अब समझ चुका है कि भारत से दुश्मनी मोल लेने का नतीजा क्या होता है। भारत और भारतीयों को नुकसान पहुंचाना उसको कितना भारी पड़ सकता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने ये साफ कर दिया कि उसके दुश्मन कहीं भी छिपे हुए हो, वो बच नहीं सकते, और अगर अब गलती की तो शायद अगली बार गलती करने के लिए बचना भी नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सीडीएस ने साफ कर दिया कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके मारा है, लेकिन पाकिस्तान के कारनामों का दावा जो है और जो फर्जीनामा है वो दुनिया के सामने आ चुका है। पाकिस्तान अब भी मीडिया जो वहां की है वो झूठे दावे करने में जुटी हुई है। पाकिस्तान रूस के बीच अरबों डॉलर की डील का दावा किया गया था। 13 मई को पाक अधिकारी और रूसी दूत के बीच बैठक हुई। बैठक के बाद पाक मीडिया की ओर से अफवाह फैलाई गई और ये कहा गया कि दरअसल जिस तरीके से जो डील हुई है वो अपने आप में काफी बड़ी डील है। पाक मीडिया
मीडिया की इन रिपोर्ट्स का अब मॉस्को ने भी खंडन कर दिया है। रूस ने इन पाक मीडिया की रिपोर्ट्स को फर्जी बताया है। संबंध खराब करने को लेकर यहां पे फैलाया गया झूठ ये रूस की ओर से साफ कर दिया गया है। तो पाकिस्तान की मीडिया वैसे भी झूठ परोसने को लेकर के मशहूर है और यही वजह है कि उसके हर खबर का खंडन किया जाता है। जो झूठ उनके उससे परोसा जाता है उसको पूरी दुनिया बेनकाब करती है। दुनिया के तमाम देश जो है वो झूठ को एक्सपोज करते हैं। हालांकि अब बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करते हैं यहां पर जिस तरीके से बिहार की, और बिहार में अब सवाल पूछेंगे हम कि आखिर बिहार में नया जयचंद कौन है। ये हम नहीं पूछ रहे बल्कि तेज प्रताप यादव पूछ रहे हैं। उनकी ओर से ट्वीट किया गया। दरअसल प्यार का इजहार करने के बाद जिस तरीके से उन्हें पार्टी परिवार से निकाला गया उसके बाद बहुत दिनों तक चुप रहे वो, लेकिन अब उन्होंने चुप्पी तोड़ी है तो एक जुबान खोली तो नाम लिया जयचंद का। अब जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी सभी पूछ रहे हैं कि भाई ये बिहार में नया जयचंद कौन है। तो जो ट्वीट किया गया उनकी ओर से जरा वो भी समझ लीजिए, जान लीजिए कि क्या कुछ ट्वीट किया गया, उसकी खास बातें यहाँ पर कौन सी हैं। तो तेज प्रताप यादव की ओर से पूरे एक हफ्ते के बाद इस घटनाक्रम को लेकर के ट्वीट किया गया। पहले कयास लगाए गए कि तेज प्रताप यादव क्या मीडिया के सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सफाई देंगे, या फिर वो माफी मांगेंगे, घर वापसी करेंगे, या इसके बाद वो कुछ बड़ा स्टैंड लेंगे। लेकिन उनकी ओर से आज ट्वीट किया गया और बैक टू बैक कई ट्वीट किए गए। ट्वीट की जरा लाइनें क्या थी वो भी जान लीजिए। एक्शन के बाद का ये पहला रिएक्शन सामने आया है और ये कहा गया कि मेरे प्यारे पापा मम्मी, मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में ही समाई है। भगवान से बढ़कर है आप और आपका दिया हुआ कोई भी आदेश। आप है तो सब कुछ है मेरे पास, सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए, ना कि कुछ और। पापा आप नहीं होते तो ना ये पार्टी होती और ना मेरे साथ राजनीतिक कुछ भी होता यहाँ पर। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक तरीके से जो बातें उनकी ओर से कही गई वो एक बार फिर से समझ लीजिए कि उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया और कैसे जयचंद का जिक्र कर दिया गया। शुरुआत कहाँ से की गई? शुरुआत में कहा गया कि मेरे प्यारे पापा मम्मी, मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में ही समाई हुई है। भगवान से बढ़कर है आप और आपका दिया हुआ कोई भी आदेश। आप है तो सब कुछ है मेरे पास, मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए, ना कि कुछ और। पापा आप जैसे अगर आप ना होते तो ये पार्टी ना होती और ना मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। बस मम्मी पापा आप दोनों स्वस्थ रहें, खुश रहें हमेशा। तो देखिए यहाँ पे जिस तरीके से उनकी ओर से ट्वीट किया गया इसमें पापा मम्मी को लेकर के यानी कि माता पिता को लेकर के फिक्र जाहिर की गई, लेकिन जयचंद का भी जिक्र कर दिया गया। अब 4 तस्वीरें आपके सामने आ गई हैं। 12 साल का प्यार जिसका इजहार किया गया सोशल मीडिया पर उनकी ओर से, इसके बाद बखेड़ा खड़ा हो गया। इसके बाद अगले ही दिन लालू यादव की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया, उन्हें पार्टी और परिवार से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद तेजस्वी यादव लालू यादव के एक्शन के समर्थन में आ गए और साथ दिया और ये कहा कि जो फैसला किया गया बिल्कुल सही किया गया। लेकिन अब उनकी ओर से एक सप्ताह के बाद बैक टू बैक ट्वीट किए गए और ये कहा गया कि पार्टी में जयचंद है। अब ये जयचंद कौन है इसको लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अलग अलग लोगों को जयचंद बता रही हैं। जेडीयू की ओर से राजीव रंजन क्या कुछ कह रहे हैं जयचंद को लेकर के या तमाम ड्रामे को लेकर के, पहले वो सुन लीजिए। वो जयचंद का सवाल है तो तेजस्वी यादव पर उन्होंने कहा होगा, ऐसा हम लोगों को लगता है। इसलिए कि जो फौरी प्रतिक्रिया तेजस्वी यादव की थी उससे बिल्कुल साफ है कि लालू जी, राबड़ी जी और तेज प्रताप के बीच तो ये पूरे प्रकरण में नूरा कुश्ती हो रहा है। परिवारवादी पार्टियों का जो विकृत चेहरा है वो जनता के सामने आ गया है। किससे पहले से भी कई आते थे, लेकिन इस बार एक प्रामाणिकता के साथ इसके सारे पहलू जनता के सामने हैं। और विधानसभा के चुनाव में पहले से ही अनेक संकटों का सामना कर रही जो राष्ट्रीय जनता दल है, उनके लिए ये अस्तित्व संकट का दौर है। तो राजीव रंजन है जो कि कह रहे हैं कि दरअसल पूरे मामले को लेकर सियासी नूरा कुश्ती है, राजनीतिक एक तरीके से जो विरासत है उसको लेकर के उठापटक चल रही है। लेकिन इस बीच आकाश यादव जो कि अनुष्का यादव के भाई हैं, वो जयचंद को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि वो किसी और को ही सुना रहे, बता रहे। अब वो क्या कह रहे हैं जयचंद के नाम को लेकर, वो भी सुन लीजिए। 2018 में जब डाइवोर्स हुआ तो डाइवोर्स कराने वाला जो व्यक्ति था वो फिर लालू जी का पीए कैसे बन गया? 2018 में जब डाइवोर्स हुआ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का पीए धनंजय कुमार, ठीक है। 2018 में जब डाइवोर्स हुआ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी, तेजस्वी यादव जी, चंद्रिका जी, सब परिवार के समक्ष में बैठा और मेरा अग्नि परीक्षा हुआ, मैं उसमें पास हुआ कि भैया मैंने डाइवोर्स नहीं दिया। तो इन लोगों ने मार्केट में बोला कि नहीं, मतलब कुछ नहीं हुआ है, हो जाएगा, लड़की सब मैनेज हो जाएगा, मतलब ऐश्वर्या मैनेज हो जाएगी।
तो राजीव रंजन को पहले सुना आपने, उसके बाद आकाश यादव को सुना आपने। सबकी ओर से अपने अपने कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन बिहार की सियासत में दरअसल जयचंद कौन है, आरजेडी परिवार या पार्टी में जयचंद कौन है, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके जवाब हम भी तलाशने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो नाम और चेहरे निकल के सामने आ रहे हैं वो कौन से हैं, जरा जान लीजिए। दावे कई हैं कि कौन है जयचंद। अब यहाँ पे देखिए, राजीव रंजन जो है वो ये कह रहे कि दरअसल परिवार में जिस तरीके से नूरा कुश्ती चल रही है वो यहाँ पर तमाम सवाल खड़े करती है। जयचंद कौन है वो तेजस्वी यादव को बता रहे हैं, लेकिन आकाश यादव जो है वो क्या कह रहे हैं, जरा इसके बाद जान लीजिएगा। आकाश यादव जो कि अनुष्का यादव के भाई हैं, वो बहुत सारी बातें पुरानी रिलेशनशिप को लेकर कह रहे हैं, लालू यादव के परिवार को लेकर कह रहे हैं, लालू यादव को लेकर कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि दरअसल जयचंद लालू यादव के पीए ही हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि भाई लालू यादव के पीए, लालू यादव के करीबी, पुराने सिपला सलार, क्या वही जयचंद है पार्टी के परिवार के? इसी वजह से अब यहाँ पे जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है वो जाके कहाँ थमेगा और जयचंद आखिर में है कौन? इस बीच सियासी ड्रामे के बीच दिलीप जायसवाल जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है बिहार में, वो क्या कह रहे हैं पूरे मुद्दे को लेकर, वो भी सुन लीजिए। देखिए, ऐसा है कि ये लालू यादव जी के परिवार का अंदरूनी मामला है और जिस तरह से दोनों भाई तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच द्वंद्व युद्ध चल रहा है, इसमें हमें लगता है कि किसी दूसरे राजनीतिक दल को पारिवारिक मामले में नहीं पड़ना चाहिए और इसीलिए मैं इस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि उनके परिवार में, उनके राजनीतिक पार्टी में कौन जयचंद है, कौन क्या है, ये उन लोगों का मामला है। इस पर मेरा कोई बयान देना उचित नहीं है। तो जयचंद वाले एंगल के बाद अब नया एंगल सामने आया तेज प्रताप यादव की ओर से अगले ट्वीट के जरिए, जब इनकी ओर से तेजस्वी यादव के लिए ट्वीट किया गया और यहां पर फिर एक बार जयचंद्र का जिक्र किया गया और यह कहा गया कि मुझे अर्जुन से अलग करने का सपना देखने वालों, तुम कभी अपनी साजिशों में सफल नहीं हो पाओगे। और यहाँ पे तेजस्वी यादव के लिए बहुत सारी और भी बड़ी बातें कही गई, उन्हें अर्जुन बताया गया, सारथी खुद को कहा गया, हालांकि बहुत सारी बातें और भी भावुक तौर पे उन्हें करने के लिए कही गई, लेकिन जयचंद का जिक्र बार बार हर ट्वीट में किया गया। तो फैमिली ड्रामा है और जयचंद पर हंगामा है। जयचंद पर तेज प्रताप यादव का जो दूसरा ट्वीट था वो भी सामने आया। पहले पापा मम्मी और अब भाई के लिए ट्वीट किया गया, भाई के लिए खास तौर पे बहुत सारी बातें लिखी गई और ये कहा गया कि मेरे अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने वालों, तुम कभी साजिश में सफल नहीं हो सकोगे। कृष्ण की सेना तो तुम ले सकते हो लेकिन खुद कृष्णा को नहीं ले सकते हो। हर साजिश को जल्द बेनकाब करूंगा, बस मेरे भाई भरोसा रखना, मैं हर स्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। फिलहाल दूर हूं लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे भाई मम्मी पापा का ख्याल रखना। जयचंद हर जगह है, अंदर भी है और बाहर भी है और इसीलिए बिहार की सियासत में जो जयचंद वाला एंगल है वो खड़ा हो रहा है कि भाई जब तेज प्रताप यादव ये कह रहे हैं कि जयचंद अंदर भी है, जयचंद बाहर भी है, तो बाहर वाला जयचंद कौन है, अंदर वाला जयचंद कौन है? इसको लेकर सियासी बखेड़ा खड़ा हुआ है और बिहार चुनाव से पहले आरजेडी का सियासी ड्रामा पूरे बिहार के लिए सियासी मुद्दा बना हुआ है। रिपोर्ट दिखाता है आपको। जयचंद का सवाल है तो तेजस्वी यादव पर उन्होंने कहा होगा, लालू जी, राबड़ी जी और तेज प्रताप के बीच तो ये पूरे प्रकरण में नूरा कुश्ती हो रहा है। 24 मई को तेज प्रताप और अनुष्का यादव की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई और 25 मई को उन्हें पार्टी और परिवार से बाहर निकाल दिया गया। तेज प्रताप के निष्कासन का फैसला लालू यादव ने लिया और तेजस्वी यादव ने इस फैसले का खुलकर समर्थन भी किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है, जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है, वो निर्णय ले क्या उनके लिए सही है क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं और ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। पार्टी और परिवार से निकाले जाने के एक हफ्ते बाद तक तेज प्रताप शांत रहे, लेकिन आज उन्होंने ताबड़तोड़ 2 ट्वीट कर डाले। पहले ट्वीट में माता पिता की चिंता और दूसरे ट्वीट में छोटे भाई की फिक्र देखने को मिली। तेज प्रताप के इस पारिवारिक ट्वीट में फिक्र के साथ साथ जयचंद्र का जिक्र कॉमन फैक्टर रहा। तेज प्रताप के ट्वीट के बाद जयचंद के नाम पर कयासबाजी तेज हो गई। जेडीयू की माने तो दोनों भाइयों में पार्टी पर कब्जे की होड़ लगी हुई है। ऐसे में तेज प्रताप के लिए तेजस्वी से बड़ा जयचंद आखिर कौन हो सकता है? जहाँ तक जयचंद का सवाल है तो तेजस्वी यादव पर उन्होंने कहा होगा, ऐसा हम लोगों को लगता है।
इसलिए कि जो फौरी प्रतिक्रिया तेजस्वी यादव की थी उससे बिल्कुल साफ है कि लालू जी, राबड़ी जी और तेज प्रताप के बीच तो ये इस पूरे प्रकरण में नूरा कुश्ती हो रहा है। तेज प्रताप के ट्वीट के बाद तेजस्वी पर सवाल उठने लगे तो फौरन तेज प्रताप ने दूसरा ट्वीट करके तेजस्वी को अर्जुन और खुद को श्री कृष्ण बताया। हालांकि पार्टी से निकाले जाने के बाद वो तेजस्वी के सारथी भले ही नहीं बन पा रहे, लेकिन पहले ऐश्वर्या और फिर अनुष्का यादव के साथ अपने संबंधों के चलते वो कलयुग के कन्हैया जरूर बन गए हैं। तेज प्रताप यादव परिवार से जुड़े ट्वीट तो कर रहे हैं, लेकिन अपने निजी रिश्तों पर अभी भी मौन साधे हुए हैं। ऐसे में उनकी पत्नी ऐश्वर्या का तर्क काफी हद तक सही साबित हो रहा है। जो ये अलग किया गया है ना, ये कोई अलग अलग नहीं किया गया है, ये ड्रामा है। ये ड्रामा है ताकि वो इस चीज़ से अभी पल्ला झाड़ ले। इनको ये दिक्कत है कि इलेक्शन के 6 महीने पहले ये बात पब्लिक डोमेन में आ गया। This is all created, they have all created this drama just to portray themselves कि हम न्याय करते हैं। इस फैमिली ड्रामे में एक एंगल अनुष्का यादव और आकाश यादव भी है। तेज प्रताप और ऐश्वर्या की शादी से लेकर तलाक तक आकाश यादव हमेशा सुर्खियों में रहे। उन्हें तलाक का दोषी भी बनाया गया, लेकिन अब आकाश यादव ताल ठोक कर कह रहे हैं कि तेज प्रताप का तलाक करवाने वाला आज की तारीख में लालू का पीए बना बैठा है। ऐसे में मुमकिन है कि आरजेडी में मौजूद जयचंद कोई और नहीं बल्कि लालू का पीए ही हो। हमको लगता है कि जैसे 2018 में हमको हटाया गया कि तुम डाइवोर्स करवाए, फिर हमने डाइवोर्स के दिन हम 10 नंबर में मौजूद थे, चंद्रिका राय जी लोग सब लोग मौजूद थे। मैंने अग्नि परीक्षा भी दिया और मैंने अपने आप को साबित भी किया कि मैंने डाइवोर्स नहीं कराया। और जिसने डाइवोर्स में जिसका पेपर पर सिग्नेचर वगैरह है वो लालू जी का पीए बन के बैठा हुआ है। आकाश यादव का ये भी दावा है कि पार्टी ही नहीं, घर के मामलों में भी बाहरी लोगों का दखल बढ़ गया है। बेटे को अपने माता पिता से मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के घर के अंदर में क्या है कि वहाँ बच्चों के बीच में मीडिएटर बात कराता है। पिता से बेटा को बात मीडिएटर कराएगा, माँ को बेटा से बात मीडिएटर कराएगा। तो जिस घर में माँ बेटा और बाप बेटा के बीच में मीडिएटर घुसा तो वो घर बर्बाद होता है। परिवार में मचे इस कोहराम को जेडीयू ड्रामा बता रही है, राजनीतिक जमीन बचाए रखने के लिए आई वॉश की कोशिश करार दे रही है। राष्ट्रीय जनता दल में राजनीतिक और पारिवारिक नौटंकी चरम पर है। लालू जी कहते हैं कि तेज प्रताप यादव जी को पार्टी और परिवार से दूर कर दिया है। दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव जी अलग अलग ट्वीट कर रहे हैं, साजिश की बात कर रहे हैं, परिवार के अंदर और बाहर भी साजिश के विषय में बता रहे हैं। परिवारवादी और वंशवादी पार्टियों में अमूमन ऐसा ही होता है। प्यार करने की सजा मिलने के बाद भी तेज प्रताप का झुकाव परिवार की तरफ पहले जैसा ही है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि तेज प्रताप के ट्वीट के बाद बिहार की सियासत में जयचंद की तलाश शुरू हो गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आरजेडी में छिपा हुआ जयचंद कौन है। क्या बिहार चुनाव से पहले लालू यादव उसकी पहचान कर पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जहां पे रूसी एयरबेस पर यूक्रेन का बड़ा हमला सामने आया है। 40 से ज्यादा रूसी लड़ाकू विमान तबाह हो गए हैं। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन ने ऑपरेशन का नाम स्पाइडर वेब रख दिया है और जिस तरीके से यहां पे रूस के एयरबेस को टारगेट किया गया है, यूक्रेन की ओर से बड़ा हमला और 40 से ज्यादा रूसी लड़ाकू विमानों को तबाह करने का दावा यहां पे यूक्रेन की ओर से किया गया है। A-50, Tu-95, Tu-22 लड़ाकू विमान ध्वस्त हो गए हैं, यानी कि यूक्रेन की ओर से रूस पर बड़ा हमला किया गया है और यहां पर रूस को करीब $2 बिलियन का नुकसान होने की बात निकल के सामने आ रही है। यूक्रेन की ओर से ऑपरेशन का नाम भी दिया गया है, स्पाइडर वेब नाम दिया गया है। नुकसान को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे भारी नुकसान पहुंचा है रूस को। $2 अरब का नुकसान की बात निकल के सामने आ रही है। रूसी एयरबेस पर ये यूक्रेन का बड़ा हमला, तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम। जब एयरबेस पे यूक्रेन का हमला हुआ, आसमान में उठता धुएं का गुब्बार देख पा रहे हैं आप। इसी के साथ साथ यूक्रेन की ओर से टारगेट करते हुए बड़ा हमला रूस की एयरबेस पर किया गया है और रूस के कई लड़ाकू विमान इस हमले में तबाह हो गए हैं। A-50, Tu-95 से लेकर कई विमान यहां पर ध्वस्त हो गए हैं। रूस को करीब $2 बिलियन का नुकसान पहुंचा, यानी कि अपने आप में बहुत बड़ा डैमेज किया गया यूक्रेन की ओर से रूस को, जिसको यूक्रेन ने नाम दिया ऑपरेशन का स्पाइडर वेब नाम दिया गया। और काफी सालों से चलता हुआ ये युद्ध थमने के बजाय और विकराल रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि बीच में कई बार मध्यस्थता की और बातचीत की बातें निकल के सामने, लेकिन नतीजा सिफर रहा है और हालात यहां पर यह है
कि रूसी एयरबेस पर यूक्रेन की ओर से बड़ा हमला हुआ, बड़ा नुकसान रूस को, जहां पे A-50, Tu-95, Tu-22 लड़ाकू विमान जो है ध्वस्त होते हुए दिखाई दे रही है। Еще один летит. और अब बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करते हैं दिल्ली टू तेलंगाना। कुर्बानी पर मचा है जोरदार हंगामा। जी हां, देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कुर्बानी को लेकर कोहराम मचा हुआ है। दरअसल अगले ही हफ्ते के बाद यहां पे बकरीद का त्योहार आने वाला है और त्योहार से पहले जानवरों की कुर्बानी को लेकर के अलग अलग राज्यों से जो शिकायतें हैं, जो प्रदर्शन है, जो नाराजगी है, जो गुस्सा है, वो भी यहां पर सामने आ रहा है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पे लोगों का ये कहना है कि भाई खुले में आप जो कुर्बानी होती है वो नहीं दे सकते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो कोर्ट के मुहाने तक पहुंच गए। कई लोग ऐसे हैं और कई संत ऐसे हैं जो दरअसल पूरे के पूरे प्रोसेस को ही यहाँ पर गलत बता रहे हैं और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि किस तरीके से जो जानवर हैं उनकी जान लेना कहीं से भी जायज़ नहीं है। और इसी वजह से देश के कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर जानवरों की कुर्बानी को लेकर के कोहराम मचा हुआ है। महाराष्ट्र, मुंबई में भी आपको याद होगा कैसे मैत्री जो अपार्टमेंट सोसाइटी है वहाँ पे लोगों ने जम के हंगामा किया, थाने पे शिकायत करने पहुंच गए। तो वहीं तेलंगाना में भी सियासी बयानबाजी हो रही है। यूपी से लेकर दिल्ली तक यहाँ पे कोहराम मचा हुआ है। तो कुर्बानी पे तनातनी जो है वो कैसे सामने आ रही है, जरा ये भी जान लीजिए। देखिए दिल्ली में क्या हाल है। दिल्ली में जंतर मंतर पे पशु प्रेमियों का प्रदर्शन सामने आया है। पशु क्रूरता के खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है। ईद उल अजहा पर बीफ पर बवाल मचा हुआ है। अकबरुद्दीन ओवैसी जो कि ओवैसी के भाई हैं, उनकी ओर से यहाँ पे बयान दिया गया तो टी राजा की ओर से उनके बयान का जवाब दिया गया। गौ वंश की रक्षा की मांग यहाँ पे उठाई गई है। मैत्री सोसाइटी जो कि महाराष्ट्र में है वहां पे कुर्बानी को लेकर बवाल मचा हुआ है। इसके अलावा सोसाइटी के लोगों ने पुलिस से शिकायत की है, पूरे प्रोसेस को रोक लगाने की मांग की है। स्लैटर हाउस में कुर्बानी देने की यहाँ पे मांग की गई है और ये कहा गया कि भाई ओपन मैदान में, सोसाइटी में, मैदान में आप यहाँ पे कुर्बानी जो होती है वो मत दीजिए। आप बकायदे यहाँ पे किस तरीके से जो मांग है उनकी ओर से कि भाई एक प्रॉपर प्लेस है वहां पे जाकर के कुर्बानी दीजिए। आप खुले में खून बहाना, किसी की जान लेना, आसपास के लोगों को दहशत में डालना कहां तक जायज है। तो वहीं यहाँ पे जो संत समाज है, संत समाज की ओर से कहा जा रहा है कि भाई अगर आप किसी की जान वापस नहीं कर सकते तो आपको हक भी नहीं इस बात का कि आप किसी की जान लें। और यही वजह कि जो तमाम देश के संत हैं उनकी ओर से कुर्बानी को लेकर के बयान जो है सामने आया है, विरोध सामने आया है। गृह शास्त्री क्या कुछ कह रहे हैं वो जान लीजिए। उनकी ओर से कहा गया कि हम जीव हत्या के विरोधी हैं। जब हम किसी को जिंदा नहीं कर सकते तो फिर हमें जीव की हत्या करने का कोई हक नहीं है। सभी को जीव हत्या बंद कर देना चाहिए। और यही वजह कि संत समाज हो चाहे वो आम लोग हो, सबकी ओर से यहाँ पर जीवों की हत्या को लेकर गुस्सा, आक्रोश जाहिर किया जा रहा है। और यही वजह है कि देश के कई राज्यों में कुर्बानी पर कोहराम मचा है। रिपोर्ट दिखाते आपको इससे जुड़ी। हमको बीफ के नाम पे लोचा गया, तब भी हम आवाज को बुलंद करेंगे। 7 जून के दिन जो बकरीद है, बकरीद के अवसर पर एक भी गाय, बछड़ा, बैल ना कटे, नहीं तो हम अगर रोड पर आएंगे तो तांडव मचा देंगे। बकरीद पर कुर्बानी को लेकर जुबानी टकराव बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना तक कुर्बानी पर तनातनी देखने को मिल रही है। कहीं सोसाइटी में बकरा काटने पर रोक लगाने की मांग हो रही है तो कहीं बकरे की आड़ में गौकशी पर शिकंजा कसने की डिमांड हो रही है। कुर्बानी पर सियासत भी देखने को मिल रही है। AIMIM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने बीफ के मुद्दे पर चुनौती दी तो बीजेपी नेता टी राजा ने एक तीर से 2 निशाने लगाते हुए कांग्रेस और AIMIM को घेर लिया। हम अपने हक की लड़ाई लड़ने से पीछे हटने वालों में से नहीं है। हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। अगर हमको बीफ के नाम पे लोचा गया तब भी हम आवाज को बुलंद करेंगे। चेहरे पे दाढ़ी देखकर हमको तब भी आवाज बुलंद करेंगे, इंसाफ की पुकार लगाएंगे। जब से तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आई है, MIM का गुंडा राज बढ़ा है। 7 जून के दिन जो बकरीद है, बकरीद के अवसर पर एक भी गाय, बछड़ा, बैल ना कटे, इसकी व्यवस्था पुलिस अधिकारी करे। और जो MIM के कॉर्पोरेटर, MLA जो रोड पर आकर जो तमाशा करे, इनको रोके। नहीं तो हम अगर रोड पर आएंगे तो तांडव मचा देंगे और हमें किसके बाप से डर नहीं। तेलंगाना
की तरह महाराष्ट्र में भी बकरीद पर बवाल जारी है। मैत्री सोसाइटी के हिंदू हर साल सोसाइटी के मैदान में बकरा काटे जाने के खिलाफ अब पुलिस स्टेशन पहुंच गए हैं। ये जो गंदगी है ना, इस त्योहार मनाने के नाम पे जो सिविल सोसाइटी में जो लोग रहते हैं वो उनको इसका त्रास ना हो। एक टेम्पररी कत्ल खाना जो बनाते हैं गार्डन में, उसमें बदबू बहुत आती है, लोगों को त्रास होता है, वो एक्सक्रीशन करते हैं। दूसरे सोसाइटी मेंबर्स जो वहाँ रहते हैं, जो मेंटेनेंस पेयर्स हैं, उनके लिए बहुत तकलीफ की बात है। हमने क्लियर मांग की है कि अगर बीएमसी ने डेजिग्नेटेड स्लॉटर स्पेस दी गई है तो उनको कोई दूसरी स्लॉटर स्पेस ना दिया जाए। सेकेंडली, वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं जो ये चीज का विरोध कर रहे हैं, उनको पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। के लिए बाकायदा एक स्पेस देती है बीएमसी, एक स्लॉटर हाउस देती है, उसमें बकरा काटा जाए। बकरा ऐसा खुलेआम काटना बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाहिए। बकरीद से पहले तनाव जोरदार है, राजनीति चरम पर है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी जहां विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, तो वहीं बीजेपी नेता नीतीश राणे अल्टीमेटम दे रहे हैं। मामला वहाँ घाटकोपर का एनओसी सोसाइटी के सब कुछ है, लेकिन प्रेशर कर दिया बीजेपी के लोगों ने। तो जो पिछले 10 सालों से परमिशन मिलता था, आज वो वार्ड ऑफिसर परमिशन नहीं दे रहा है, कह रहा है हमें प्रेशर है ऊपर से। हम सब इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा हमें गुस्सा है। मस्जिदों का लाउड स्पीकर कमिश्नर साहब से कहना चाहता हूं, आप बिल्कुल उतारेंगे नहीं, आप डिसिप्लिन चेक करेंगे। अगर वो ज्यादा है तो बुला कर समझाएंगे, वार्निंग देंगे, नोटिस देंगे, उसके बाद उनसे खुद उतारने के लिए कहिए। आप जाकर पुलिस के लोग कुछ लोगों को लेकर जाकर उतारेंगे तो ये बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी अपना त्योहार उनको मनाना है तो फिर उनको हमारे हिंदू राष्ट्र के जो नियम है उसके हिसाब से ही मनाना चाहिए। ये कोई पाकिस्तान, बांग्लादेश या कोई इस्लामिक राष्ट्र नहीं है। तो इसलिए कोई भी बकरीद के नाम पे अगर किसी भी हमारे हिंदू समाज को तकलीफ देके कुछ भी अगर इधर कर रहा होगा तो हमारी हिंदुत्ववादी सरकार ये अपना तीसरी आंख खोलेगी और उनको उस तरीके से जवाब देगी। अक्सर हिंदुओं को इको फ्रेंडली त्योहार का ज्ञान देने वाले को संत समाज आईना दिखा रहा है। वीरेंद्र शास्त्री ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर हम किसी को जिंदा नहीं कर सकते तो किसी को किसी की जान लेने का अधिकार भी नहीं है। जीव हिंसा किसी भी संप्रदाय में, किसी भी कल्चर में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी मजहब में है, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। वो किसी भी प्रकार से हो, हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं, इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। हम तो प्रहार में आज के लिए इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबां में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबां कुछ है ही ऐसी, मानते हैं विमल, बोलो जुबां कैसी।